सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई की क्लास 9 बी हाइव बुक का एक पोएम जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये जो पोएम है ये एक तरह का बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड हम एक ऐसे लॉन्ग पोएम को कहते हैं जो एक ट्रेडिशनल एंशिएंट स्टोरी को नरेट करती है, किसी पुरानी कहानी के बारे में आपको बताती है। तो ये जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड ये एक बैले है। ओके, बैले में क्या होता है? पुरानी जो भी कोई स्टोरीज़ वगैरह है जो कि बहुत पॉपुलर हो चुकी है, मतलब विद इन द लोकेलिटी, ओके, अमंग द लोकल पीपल, तो ऐसे स्टोरी को ये लोग प्रमोट करने के लिए जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते रहते हैं। ओके, तो ये भी इसी तरह का एक बहुत ही पॉपुलर बैले है। ओके, तो आइए देखते हैं इस पोएम के बारे में और समझते हैं इस पोएम को। ओके, बहुत ही विस्तार से समझेंगे और मैं एक एक पॉइंट्स को आपको समझाता चलूँगा, आप बस सुनते जाइएगा, पेशेंटली सुनिएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुनिएगा। ओके, हियर वी स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं अपने इस पोएम को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा क्या कहता है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर that they cannot sleep them through। तो पहले स्टैंजा में क्या लिखा गया है? अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। कहानी कहाँ की है? नॉर्थलैंड की कहानी। नॉर्थलैंड मतलब ऐसी जगह जो यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट्स को कवर करती है। यहाँ नॉर्थलैंड किसी एक स्पेसिफिक कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ नॉर्थलैंड का मतलब है जो हमारा अर्थ है उसका जो नॉर्दर्न रीजन है। नॉर्दर्न रीजन में आने वाले जितना भी कोल्ड कंट्रीज है उन सबको कवर किया गया है। खास करके वो सारे रीजन्स जो नॉर्थ पोल के आसपास रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर्स काफ़ी लो होता है, टेम्परेचर्स अधिकतर नेगेटिव ही रहते हैं। ओके, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर दूर नॉर्थलैंड नाम की जगह पर। ओके, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन का जो समय होता है वो बहुत ही छोटा होता है। आवर्स ऑफ द डे मतलब दिन का जो समय, दिन का जो एक काल होता है, एक समय होता है, ओके, एक अवधि जो होती है वो बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ठंडी जगह है, एक ठंडा स्थान है। इट इज़ अ कोल्ड रीजन। इस वजह से वहाँ पर जो है आपको सूरज की गर्मी देखने को नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पर दिन का जो अवधि होता है, जो डे टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। इसलिए पहले स्टैंजा में लिखा गया है वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग। दिन का समय छोटा होता है और नाइट्स कैसे होते हैं? नाइट्स होते हैं बहुत ही लंबे, और नाइट्स आर वेरी वेरी लॉन्ग दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब ये नाइट्स इतने लंबे होते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। ओके, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ के लोग सोना पसंद नहीं करते। ओके, दे हेट टू स्लीप फॉर सच लॉन्ग आवर्स, क्योंकि नाइट का ड्यूरेशन वहाँ पर कैसा है? बहुत ही बड़ा है। ओके, तो पहले स्टैंजा में हमने समझा कि ये किस इलाके के, किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है ये पोएम।
और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को हमने समझा, और बेस्ड ऑन दैट क्लाइमेटिक कंडीशन लोगों के मूड भी वैसे बदल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रातें लंबी होती हैं तो लोग सोना पसंद नहीं करते, क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई भी सोना पसंद नहीं करेगा। ओके, तो दैट वाज ऑल इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम की पहली स्टैंजा क्लियर हो गई होगी। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। ओके, लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा। ओके फ्रेंड्स, कमिंग टू द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, देखते हैं सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है। सो हियर इट गोज। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. I repeat once again. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. तो सेकेंड स्टैंजा में पोइट रेफर करते हैं एक एनिमल को, और वो एनिमल क्या है? वो एनिमल है तेज चलने वाला रिएंडर। रिएंडर कहें तो ये एक हिरन जैसा दिखने वाला प्राणी होता है, पशु होता है। ओके, और नॉर्थर्न रीजन्स में रिएंडर को खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली जो स्लेजेस वगैरह होते हैं जो स्लाइड करते हैं स्नो में, एक तरह का व्हीकल होता है, व्हीकल विदाउट व्हील्स, जो कि स्नो पर स्लाइड करते हुए जाता है। इसको खींचने का, इसको ड्रॉ करने का जो काम होता है वो रिएंडर से करवाया जाता है। ओके, स्नोई रीजन में बेसिकली इनको हार्नेस किया जाता है। ओके, हार्नेस करने का मतलब है कि रिएंडर के शरीर में रस्सी बांधी जाती है, और उस रस्सी की मदद से पीछे जो कांट लगा हुआ है या जो भी आपका जो व्हीकल है, ओके, जो कि स्लाइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें लोगों को या फिर किसी भी गुड्स को खींचते हुए ले जाया जाता है, इसमें रिएंडर का यूज़ करते हैं। ओके, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स। अब यहाँ जो बच्चे हैं, ओके, बच्चों को कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है बच्चों की बेयर के कब से। बेयर के कब्स मतलब बेयर के जो शावक होते हैं, बेयर के जो बच्चे होते हैं, उनसे यहाँ के रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को कंपेयर किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, ये इलाका जो है, ये जो रीजन है जहाँ की ये पोएम है, वो एक ठंडा रीजन है, और ठंडे रीजन में जो है लोग बहुत ही मोटी मोटी ओके फर वाले कपड़े पहनते हैं, फर वाले जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ओके, जिनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ऐसे फरी कपड़ों में बच्चों का जो अपीयरेंस है वो एक बेयर के कप की तरह दिखाई देते हैं। ओके, और बहुत ही फनी दिखते हैं, बहुत ही मज़ेदार दिखते हैं सारे बच्चे ऐसे पोशाकों में। ओके, तो इसीलिए जो पोएट है वो कहते हैं कि चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स, ओके, इन दैट गार्ब, इन दैट ड्रेसअप, ओके, दे लुक लाइक बेयर्स कप्स। वो जो फर के जो कपड़े, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ठंडे इलाकों में, इन कपड़ों में ये बच्चे आके बहुत फनी दिखते हैं और बेयर के कप की तरह दिखते हैं। यही बात पोएट कहना चाहते हैं। ओके, तो बेसिकली सेकेंड स्टैंजा में एक एनिमल का रेफरेंस है, वो है रिएंडर। वो कैरेजेस को पुल करने का काम करता है, जो स्लेजेस जो होते हैं, ओके, उसको पुल करने का काम करता है। इसे ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है। और दूसरी तरफ उन बच्चों की तुलना की गई है, ओके, जो वहाँ रहते हैं, उनकी तुलना की गई है बेयर्स के जो बच्चे होते हैं, ओके, बेयर्स के जो पिल्ले होते हैं, बेयर्स के जो कब्स होते हैं, उनसे इन बच्चों की तुलना की गई है। और ये तुलना, ये जो कंपैरिजन है, ये क्यों किया गया? क्योंकि कोल्डर रीजन्स में लोग फर के कपड़े पहनते हैं, ओके, तो उनका जो आउटर अपीयरेंस था, ये पूरे फर होने की वजह से जो बेयर के जो बालों वाले शरीर होते हैं, ऐसा ही शरीर इन बच्चों का प्रतीत हो रहा था। और ये बच्चे बहुत फनी लग रहे थे, जब ये एंजॉय कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा मादा बेयर के जो बच्चे हैं, ओके, स्नोई रीजन में झूम रहे हैं, उछल रहे हैं। सो दैट वाज ऑल
in the second stanza. Okay. अब देखते हैं थर्ड स्टैंजा में पोएट के क्या विचार हैं, पोएट क्या कहना चाहते हैं. So let's move on to the third stanza. Okay friends, coming to the third stanza of the poem. Let's see what does the third stanza have to say. Okay. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Okay. They tell them a curious story. ये जो लोग हैं, लोगों से यहाँ मतलब है नॉर्थलैंड में रहने वाले निवासी. ओके. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. ये अपने फ्यूचर जनरेशन को, अपने यंगर जनरेशन को एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाते हैं. क्यूरियस स्टोरी का मतलब होता है बहुत ही अजीब तरह की, ओके, अनोखी कहानी. ओके. तो नॉर्थलैंड के जो निवासी हैं वो अपने बच्चों को, ओके, बहुत अजीब गरीब कहानियाँ सुनाते हैं. और पोएट का मानना है कि ऐसी कहानियाँ उन्हें सच्ची नहीं लगती. ओके. ये एक मिथ की तरह लगता है, एक फैंटेसी हो सकता है, एक किसी कहानीकार की कल्पना हो सकती है, पर वो इसे सच नहीं मानते. ओके. फिर भी आगे कहते हैं, फर्दर उनका ये मानना है कि वो भले ही कहानी को ना मानते हों, इस तरह की कहानियों को जो नॉर्थलैंड में चर्चाओं में रहती हैं, पर फिर भी अगर आप उन कहानियों को सुनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सबक उस कहानी से सीखने को मिलती है. ओके. तो उनका सजेशन ये है कि भले ही आप कहानी पर विश्वास ना करें, जैसे कि वो ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते जो कि बहुत ही अद्भुत होती हैं, क्यूरियस स्टोरी होती हैं, लेकिन कहते हैं कि हर कहानी कोई ना कोई सबक देकर जाती है, कोई ना कोई लेसन, ओके, सिखा कर जाती है. तो उनका कहना है कि अगर वो किसी एक कहानी का उल्लेख करें तो आपको कहानी अच्छी लगेगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. ओके. तो दैट वाज ऑल इन द थर्ड स्टैंजा. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टैंजा. ओके. देखते हैं फोर्थ स्टैंजा में पोएट के क्या विचार हैं, पोएट क्या कहना चाहते हैं. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. Once when the good Saint Peter, किसी एक बार की बात है, एक बहुत ही संत आत्मा, बहुत ही प्योर सोल, ओके, सेंट पीटर जिनका नाम है, वो इस संसार में जब रहते थे तो वो गली गली दर दर, ओके, भटकते थे और लोगों को प्रवचन देते थे, उपदेश दिया करते थे, बहुत ही ज्ञान की बातें किया करते थे. ओके. तो वो संसार में भ्रमण करते थे, लोगों को, ओके, तरह तरह के उपदेश देते हुए, क्योंकि वो एक संत आदमी थे. ओके. और इसके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं. ओके. कवि का ये मानना है, पोएट का ये कहना है कि सेंट पीटर के बारे में सभी जानते ही हैं. वो एक तरह के स्पिरिचुअल लीडर की तरह हैं. वो बहुत ज्ञान की बातें बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ओके, कीमती उपदेश देते हैं. तो बेसिकली फोर्थ स्टैंजा में सेंट पीटर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक सेंट है और वो गली गली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, लोगों को उपदेश देते हैं, ज्ञान की बातें सुनाते हैं. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ स्टैंजा. लेट्स सी what does poet have to say in this stanza. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Okay. Let me repeat it once again. He came to the door of a cottage. तो जो सेंट हैं, जिनका कि हमने फोर्थ स्टैंजा में रेफरेंस देखा था, सेंट पीटर
दर दर भटकते हुए ओके संसार के अलग अलग जगहों में भ्रमण करते करते बहुत थक जाते हैं और थक हार कर वो एक कुटिया में आते हैं, एक छोटी सी कॉटेज में आते हैं। ओके, वहाँ पर एक छोटी सी औरत होती है और वो केक बना रही होती है। ओके, केक मतलब एक तरह से तपा रही होती है, केक बना रही होती है, बेक कर रही होती है। सो दिस मैन फाइंड्स अ लिटिल वुमन इन अ कॉटेज बेकिंग केक्स। ओके, और वो केक्स पका रही थी एक भट्टी में। यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ का मतलब होता है एक तरह का गर्म चूल्हा, भट्टी। ओके, जहाँ पे चीज़ों को सेका जाता है, गर्म किया जाता है। तो वो जो ओल्ड लेडी है जो कॉटेज में रहती थी, ये ओल्ड लेडी भी उस भट्टी में केक को बेक कर रही थी, सेक रही थी। ओके, तो हमारे संत साहब जो हैं सेंट पीटर वहाँ पहुँचते हैं और उस कुटिया में उस औरत से मिलते हैं, उस लिटिल वुमन से मिलते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है इन द 6th स्टैंजा। ओके, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। Let me repeat it. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from a store of cakes to give him a single one. Okay. यहाँ पर फेंट का मतलब होता है चक्कर आना, कमज़ोरी आ जाना। ओके, क्योंकि ये जो सेंट आदमी हैं, आप जानते हैं वो अलग अलग जगह भ्रमण करते रहते हैं, तो वो एक जगह टिके नहीं रहते। वो मतलब he keeps moving from place to place। इस वजह से क्या है, थकावट की वजह से इनको बहुत कमज़ोरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। और यहाँ फास्ट का मतलब होता है उपवास करना। तो ये जो संत है वो फास्ट में होते हैं, उपवास में होते हैं। ओके, बिना भोजन ग्रहण किए रहते हैं। तो बेसिकली क्या किया गया है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्टिंग करने की वजह से ये जो सेंट पीटर हैं जिनकी चर्चा यहाँ हुई है, ये बहुत थक जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्पीचेस देते हैं अलग अलग जगहों में, भूखे भूखे ओके रहकर स्पीचेस देते हैं, इसलिए वो बहुत थक जाते हैं क्योंकि पूरा दिन वो इसी काम में लगे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स। वो उस लेडी से, वो जो छोटी सी औरत है, उससे फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं टू ऑफर हिम अ स्मॉल पीस ऑफ केक फ्रॉम हर स्टोर। उसका एक स्टोर है जहाँ पर वो सारे बेकरी जैसा एक स्टोर है जहाँ पर वो जितने भी केक्स उसने बनाए हैं वो बिल्कुल सजा कर रखती है। ओके, तो उन्हीं में से एक केक का जो डिमांड है हमारे संत साहब सेंट पीटर करते हैं उस औरत से। ओके, कि तुम्हारे पास तो इतनी सारे केक्स हैं, बड़े छोटे केक्स जो तुमने अपने स्टोर में सजा रखे हैं, उन्हीं में से एक तुम मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मैं भूखा हूँ और मेरा फास्ट चल रहा है और सारा दिन काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, और भूख से मुझे कमज़ोरी हो रही है। तो इस स्टैंजा में हमने क्या देखा, इस स्टैंजा में जो है सेंट पीटर की मुलाकात कॉटेज की उस औरत से होती है और वो उसे केक के एक छोटे से टुकड़े की मांग करते हैं क्योंकि वो बहुत भूखे होते हैं, थके हुए होते हैं। अब अगले स्टैंजा में देखते हैं उस औरत का, उस लिटिल वुमन का रिएक्शन क्या होता है। ओके, सो शी मेड अ वेरी लिटिल a piece of cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. I repeat. So she made a very little a piece of cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो यहाँ पर जो महिला है, सेंट पीटर के रिक्वेस्ट पर एक छोटा सा केक का टुकड़ा बेक करती है।
ओके। लेकिन जब ये केक का टुकड़ा वो पका रही होती है, उसे गर्म कर रही होती है, ओके, तब उसके माइंड में ख्याल आता है कि ये छोटा केक का जो टुकड़ा है काफ़ी बड़ा है, ओके, इतना बड़ा केक का टुकड़ा, ओके, मैं उस संत आदमी को कैसे दूँ, ओके। तो ये लेडी आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ग्रीडी नेचर की होती है, ओके। वो सेंट पीटर की बात तो मान जाती है, उसके लिए केक बेक करती है क्योंकि वो भूखे हैं, और उसके लिए उनके लिए वो केक बेक तो करती है, लेकिन वो ये काम दिल से नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब वो केक के छोटे से टुकड़े को बेक कर रही होती है तो वो जो केक का छोटा सा टुकड़ा है उसे अचानक बड़ा दिखने लगता है, और उसका मन नहीं करता कि अपने बनाए हुए इस केक के टुकड़े को वो किसी आदमी को ऐसे ही दे दे, ओके। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो केक का टुकड़ा जो है ऑफर करने से मना कर देती है, वो साफ इनकार कर देती है, ओके, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो छोटा सा केक का टुकड़ा है इस संत आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, ओके। इतना बड़ा टुकड़ा वो उसे ऑफर नहीं करना चाहती क्योंकि उसने अपनी मेहनत से उसे बनाया है, तो वो उसे, ओके, ऐसे ही फॉर फ्री देना नहीं चाहती, ओके। देखते हैं आगे क्या होता है इन द स्टैंजा 8। Therefore she needed another. Therefore she needed another, and still a smaller one, and still a smaller one. But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. तो वो क्या करती है, वो उस केक का टुकड़ा रख देती है और उसकी जगह दूसरा केक का टुकड़ा, ओके, नीट करती है। यहाँ नीट का मतलब क्या है? नीट का मतलब है हाथों से ऐसे ऐसे यूँ स्मैश करना, बीट करना, जिसे हम कहते हैं रोटी गूंथना, ओके। तो वो गूंथने का काम करती है उस केक के टुकड़े को, ओके, बेक करती है। क्यों? क्योंकि पहला जो टुकड़ा उसने बेक किया था वो, ओके, उसकी नज़र में बड़ा था, और इतने बड़े केक के टुकड़े को वो ऐसे ही देना नहीं चाहती थी, तो वो उससे भी छोटा टुकड़ा बेक करती है, गर्म करती है, ओके। किंतु जब उसने उस केक के टुकड़े को पलट कर देखा, फिर से उसके माइंड में एक थॉट आई, और वो क्या थी कि ये केक का टुकड़ा भी, ओके, पहले वाले टुकड़े की तरह बड़ा लग रहा है। ये जो फ्रेश केक का टुकड़ा उसने बेक किया है, ओके, तपाया है, गर्म किया है, ये टुकड़ा भी पहले वाले टुकड़े की तरह क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ओके। तो वो उसे देने से मना कर देती है, ओके। अब देखते हैं 9th स्टैंजा में क्या होता है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Let me repeat it again. मैं स्टैंजा को दोबारा रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप पूरे स्टैंजा के जो लाइन्स है वो क्लियरली सुन सके, समझ सके, ओके। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द 9th स्टैंजा ऑफ द पोएम, ओके। मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तब उसने बचे कुचे जो, ओके, अब उसके पास जितने भी डाउ के जो मटेरियल होता है केक को गूंथने के लिए, केक बनाने के लिए, ओके, कुछ बचे कुचे डाउ रह गए थे जिसको कि वो बेक करके केक बना सकते थे। तो बचे कुचे गूंथे आटे में थोड़ा सा लेकर उसने बेलना शुरू किया, बेलकर उसे फैलाया, ओके, और उसे एक बहुत ही थिन शीट्स में, बहुत ही पतले शीट्स में बनाकर उसको इतने मतलब मजबूती से उसने बेला कि वो जो डाउ का जो शेप है वो एकदम
चादर की तरह, एक प्लेन शीट की तरह ओके पतला हो गया और फैलकर ये जो शीट है ये भी बड़ा दिखने लगा। ओके, अब जब उसने उसको पकाया, क्योंकि उसने उसे बहुत स्ट्रांगली रोल किया था, ओके, उस डाव को उसने बहुत प्रेस करके रोल किया था, तो वो फैल गया। फैलने से ये जो डाव है ओके इसका शेप बड़ा हो गया। इस वजह से ये जो केक का टुकड़ा था ये भी उससे बड़ा लगने लगा। अब उसका मन नहीं कर रहा था, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। उसका मन नहीं कर रहा था कि ये टुकड़ा भी मैं उस आदमी को दूँ। ओके, तो एक तरह से इस औरत ने मन बना लिया है कि उस भूखे आदमी को मुझे कुछ भी नहीं देना है। ओके, क्योंकि हर छोटा टुकड़ा जो वो निकालती है और सेकती है, बेलती है, सेकती है, और जब तैयार करके जांचती है तो उसे वो टुकड़ा है बड़ा ही दिखता है। और जैसे आदत से मजबूर इस औरत का नेचर जो है ये बहुत लालची औरत है, शी इज़ वेरी वेरी ग्रीडी। तो उसका दिल ही नहीं करता कि उस भूखे आदमी, भूखे प्यासे थके हुए आदमी को एक छोटा सा टुकड़ा ऑफर करो। ओके, क्योंकि हर छोटा टुकड़ा उसे बड़ा ही दिखता है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि वो उस आदमी को कुछ भी ऑफर नहीं करती। ओके, आगे देखते हैं कि 10th स्टैंजा में इस औरत का क्या रिएक्शन होता है, अल्टीमेटली वो क्या करती है। ओके, क्या वो सचमुच ब्रेड का टुकड़ा जो है वो उस सेंट को ऑफर करती है या फिर पूरी तरह से मना कर देती है। ओके, ये समझेंगे हम इस पोएम के 10th स्टैंजा में। सो लेट्स मूव ऑन टू द 10th स्टैंजा ऑफ द पोएम। देखते हैं 10th स्टैंजा में पोइट के क्या विचार हैं, पोइट क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आइए पहले इस स्टैंजा को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। For she said, my cakes that seem too small, when I eat of them myself, are yet too large to give away, so she put them on the shelf. For she said, my cakes that seem too small, when I eat of them myself, are yet too large to give away, so she put them on the shelf. यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि ये जो महिला है, ये जो ग्रीडी औरत है, ओके, द वुमन हु इज़ ग्रीडी, ये जो है वो इस सेंट को अपने केक्स ऑफर करने से मना कर देती है। और उसका जस्टिफिकेशन उस औरत ने क्या दिया है, वो इसका रीज़न क्या बताती है कि जब भी वो केक का टुकड़ा उस सेंट को ऑफ़र करती है तो वो जो टुकड़ा है जो उसने ऑफ़र किया है वो टुकड़ा उसके केक के टुकड़े के मुकाबले में बड़ा दिखता है। और इतने बड़े केक के साथ वो पार्ट नहीं करना चाहती थी, इतने बड़े केक को वो केक से वो अलग नहीं रहना चाहती थी। ओके, वो कहती है कि उसके जो केक है, जब भी वो किसी सेंट को ऑफ़र करती है, जब भी वो उस सेंट को ऑफ़र करती है तो वो केक उसे बड़े लगने लगते हैं, और जब इन्हें वो खाती है तो वो वही केक उसे छोटा लगने लगता है। ओके, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने उस केक को अपने सेल्फ पर रख दिया। सेल्फ जहाँ हम चीज़ों को सजा कर रखते हैं, ओके, वहाँ पर उसने अपना केक रख दिया। यानी कि उसने उस भूखे आदमी को, उस भूखे सेंट को केक नहीं दिया, खाने के लिए केक नहीं दिया। ओके, बढ़ते हैं 11th स्टैंजा की तरफ और देखते हैं फर्दर इस पोएम में होता क्या है। ओके, Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Okay, तो उस औरत के, उस
लेडी की जो कॉटेज में रहती है उसकी इस हरकत से सेंट पीटर को आता है बड़ा गुस्सा। ओके, सेंट पीटर गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूख से परेशान हैं और उन्हें कमज़ोरी हो रही है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। और ऐसी अवस्था में भी ये जो लेडी है केक के साइजेस को देखती है कि बड़ा केक कौन सा है, छोटा केक कौन सा है, मेरे केक बड़े हैं और मैं बड़े केक किसी को देना नहीं चाहती। ओके, तो आप देखिए इस वुमन की जो साइकोलॉजी है वो कैसी है। ओके, इससे आपको क्लियरली पता चलता है कि ये जो वुमन है बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी है, लालची है। वो आसानी से अपने चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना नहीं चाहती। ओके, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। तो सेंट पीटर जो है वो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत भूखे हैं। ओके, और उन्हें कमज़ोरी सा लग रहा है। और इस वुमेन की जो हरकतें थी वो यकीनन किसी भी संत को ओके गुस्से में डाल सकता था। अगर आप किसी भूखे प्यासे थके हुए इंसान को खाना खिलाने से मना कर दे तो आप समझ सकते हैं कि उसे कितना गुस्सा आ सकता है। ओके, उससे वो दिल मिला सकता है। तो यहाँ यही हुआ है। यहाँ जो औरत थी शी वॉज श्योर टू प्रोवोक। ऑफ कोर्स उसकी जो बातें थी वो किसी भी ऑर्डिनरी आदमी को भी प्रोवोक कर सकता था। यहाँ तो बात सेंट की हो रही है, संत की हो रही है, सेंट पीटर की हो रही है। इतने बड़े संत भूखे ओके प्यासे विश्व की यात्रा कर रही है और इस औरत को, इस वुमेन को उस सेंट पर ज़रा भी दया नहीं है। ओके, देखते हैं अगले स्टैंजा में क्या होता है। And he said, "You are far too selfish." And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm." फिर वो कहते हैं, मतलब कि संत साहब जो हैं सेंट पीटर, वो कहते हैं कि तुम ज़रूरत से कहीं ज़्यादा सेल्फिश औरत हो। ओके, बहुत स्वार्थी हो, तुम्हारे अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है। ओके, और तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के काबिल नहीं हो। यू डोंट डिजर्व टू स्टे इन अ ह्यूमन फॉर्म। तुम्हें किसी दूसरे क्रिएचर्स के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन फॉर्म बहुत ही ओके सुप्रीम सोल को ही प्राप्त होता है। और तुम ये जो ह्यूमन का जो ओके गार्ब जो तुमने पहन रखा, ये जो कवरिंग जो है ह्यूमन फॉर्म का तुमको मिला है, तुम इसे डिजर्व नहीं करती। ओके, तो वो कहते हैं कि तुम इतने अधिक स्वार्थी हो कि तुम मनुष्य के रूप में ओके मनुष्य के वेश में रहने के योग्य नहीं हो। ओके, यू डोंट डिजर्व टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म। और ना ही तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें पर्याप्त खाना मिले। ओके, तुम दूसरों को छोटा सा टुकड़ा देते हुए कई बार सोचते हो तो यू डोंट डिजर्व टू ओके हैव प्लेंटी ऑफ फूड फॉर योरसेल्फ। और ना ही तुम्हें ऐसा आश्रय मिले या ऐसा गर्म कमरा मिले जहां तुम अपने आप को गर्म रख सको, क्योंकि ठिठुरते हुए आदमी को, कांपते हुए आदमी को तुम अपने घर से बाहर रखती हो, तो तुम भी डिजर्व नहीं करती कि तुम घर के अंदर आग तपाकर आराम से चैन से रह सको। ओके, तो यही सारी बात स्टैंजा 12 में सेंट पीटर ने उस वुमेन के साथ की। आगे देखते हैं 13th स्टैंजा में क्या होता है। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Okay. तो यहाँ सेंट पीटर
एक तरह से उस महिला को कर्स कर रहे हैं, ओके, उसे श्राप दे रहे हैं कि तुम अब एक पक्षी की ज़िंदगी जियोगे, क्योंकि तुम डिज़र्व नहीं करते कि तुम एक ह्यूमन लाइफ को लीड करो, ओके, क्योंकि तुम्हारी जो बिहेवियर है, तुम्हारा जो आचरण है, वो कतई भी तुमको ह्यूमन फॉर्म में रहने की इजाज़त नहीं देती। तो सेंट पीटर उस औरत को कर्स करते हैं, उसे श्राप देते हैं कि अब वो एक पक्षी बनकर, एक चिड़िया बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, ओके, और उसे चारा भर का ही खाना नसीब हो। वो जो इतने सारे केक्स पर वो इतराती है, ओके, और छोटा सा टुकड़ा देने पर, ओके, मना कर देती है। तो उसके लिए सेंट पीटर ने एक अच्छा सबक दिया है। उस औरत को उन्होंने श्राप दिया कि तुम आगे से एक पक्षी की ज़िंदगी जियोगे और तुम्हें बस कुछ चारे भर का ही खाना नसीब होगा। तब तुम्हें एहसास होगा, ओके, कि दूसरों को तड़पाना कैसा होता है। ठीक है, भूखे आदमी को तड़पाना या उसे कम खाना देना कितना दर्ददायी होता है, इस बात का तुम्हें एहसास होगा। और सारा दिन तुम बोरिंग और बोरिंग और बोरिंग करते रहोगे, मतलब सारा दिन तुम पेड़ की डाली पर बैठ के पेड़ के उस ट्रंक पर अपने चोंच मारते रहोगे, ओके, और उसमें धीरे धीरे करके छेद करते रहोगे। बोरिंग का मतलब होता है किसी वृक्ष, किसी पेड़ की जो शाखाएं हैं या ट्रंक है, उस पर अब चोंच मार मार कर होल बना देना, बड़ा सा होल बना देना, ओके। तो तुम सारा दिन बस अपने इस बीक को लेकर, अपने चोंच को लेकर वहाँ पर, ओके, तुम छेद करते रहोगे, ओके। इसी तरह से तुम्हारा सारा दिन कटेगा। ऑल डे इन द ड्राई हार्डवुड, ओके, पूरा दिन तुम जंगलों में भटकते रहोगे और दर दर भटक कर तुम हर काठ में चोंच मार कर छेद करते रहोगे। तब तुम्हें, ओके, कुछ कम मात्रा में खाने को मिलेगा, ओके, कुछ दाना भरी खाने को मिलेगा। इतना ही तुम जुगाड़ कर पाओगे। सारा दिन की मेहनत करके भी तुम कुछ दाने भर, ओके, कुछ चारे भर का ही इंतज़ाम कर पाओगे। फिर एहसास होगा कि थका हुआ आदमी को जब कम खाना मिले या बिल्कुल खाना ना मिले तब कैसा लगता है। ठीक है, तो ये बात 13 स्टैंजा में कही गई है। बढ़ते हैं हम 14 स्टैंजा की तरफ, ओके। मैं आपको बता दूं, इस पोएम में कुल 16 स्टैंजर्स हैं और हर स्टैंजर्स में 4-4 लाइन्स हैं, ओके। तो ये जो पोएम है टोटल 16 स्टैंजर्स में डिवाइडेड है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंजा 14, ओके, 14 स्टैंजा ऑफ द पोएम। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Okay. तो जैसे ही ये संत पीटर जो है उस औरत को श्राप देते हैं कि तुम अब पक्षी का रूप धारण करोगे, तुरंत वो पक्षी बनकर घर की जो चिमनी है, जो फायर प्लेस का जो आउटलेट होता है जहाँ से धुआं निकलता है, उसी चिमनी से, मतलब उसी आउटलेट से, उसी पाइप से वो चिड़िया बनकर खुद से बाहर निकल जाती है। तुरंत वो मतलब कन्वर्ट हो जाती है एक बर्ड में। वो महिला जो है, जैसे उसे कर्स मिलता है कि वो बर्ड में तब्दील हो जाए, तुरंत वो बर्ड में तब्दील हो जाती है और चिमनी के रास्ते से बाहर फट से उड़ जाती है, एक शब्द बिना बोले। ओके। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर। ओके, तो वो किस फॉर्म में बाहर निकलती है, कौन से बर्ड के फॉर्म में बाहर निकलती है? वो एक वुडपेकर के फॉर्म में बाहर निकलती है। और उसे वुडपेकर के का ही फॉर्म क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत जो है अपना घर बनाने के लिए, अपना डेरा बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा मेहनत जो है, हार्डवर्क जो है, वो वुडपेकर को ही करना पड़ता है। वो सारा दिन, पूरा दिन निरंतर चोंच पर चोंच मार कर ही एक छोटा सा छेद बना पाती है जहाँ वो रह सके। ओके। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ
वर्ड। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं 15th स्टैंजा की तरफ। ओके, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वे बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। आई रिपीट, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वे बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। ठीक है, तो जब ये औरत पूरी तरह से बर्ड में तब्दील हो जाती है अपॉन रिसीविंग द कर्स फ्रॉम सेंट पीटर, तो उसका पूरा शरीर जो है, ओके, उनमें कपड़े नहीं रहते, लेकिन उसके जो हेड है, उसके हेड पर एक स्कारलेट मतलब लाल रंग का कैप रहता है। ओके, और बस वही लाल रंग का कैप जो है उसके सर पे रहता है। बाकी जो है उसका जो पूरा बॉडी है वो जल जाता है। जितने कपड़े उसके बॉडी में होते हैं सब जल जाते हैं। कैसे जलते हैं? ब्लैक एज अ कोल, कोयले की तरह पूरी तरह से जल जाते हैं। ओके, एज इफ द कोल इज बर्न्ड इन द फ्लेम। उसके सिर पर एक लाल रंग का ओके टोपी रहता है, लेकिन बाकी जो बॉडी पार्ट्स है बाकी बॉडी पार्ट्स के जो कपड़े हैं वो कोयले की तरह जल जाते हैं। ओके, जैसे किसी चिंगारी में कोयला जल रहा हो, ठीक उसी तरह उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और उसका पूरा जो शरीर है वो पक्षी का शरीर बन जाता है। ओके, फिर देखते हैं 16th स्टैंजा। ये इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है। ओके, और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और उस नॉर्थलैंड में रहने वाले हर छोटे छोटे बच्चे, वहाँ के जो छोटे निवासी हैं, ओके, सभी ने उसको वुड में देखा है, यानी कि जंगलों में देखा है। यानी कि जंगलों में वुड पेकर को तो सभी देखते हैं। यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि ये वुड पेकर जो है ये वही महिला है, ओके, जिसे कर्स किया गया है। जंगलों में जो आपको वुड पेकर्स देखते हैं, जो सारा दिन बैठ के ओके बोरिंग करते रहते हैं, होल्स बनाते रहते हैं, ये वही वुड पेकर है। ओके, जो कभी कॉटेज वुमेन हुआ करती थी और केक का स्टोर चलाती थी। ओके, अब वो कहाँ रहती है? अब वो पेड़ों पर रहती है, मंडराती रहती है सारा दिन और बोरिंग करके क्या बनाती है? अपने लिए खाना तैयार करती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पोएम होता है कंप्लीट। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम? द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड नेवर बी greedy. Okay. Greediness never gives good results. अगर आप greedy रहेंगे, selfish बने रहेंगे, तो आपका लाइफ कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। You will only face challenges in life. You will only face difficulties in life. Okay. Why? Because you are not being kind to people, so no one will show kindness on you. Okay. So what is important is you must learn to be benevolent, you must learn to be gentle, generous, kind to the people. Okay, that is the message the poet wants to deliver to us. Okay, so it is a beautiful poem. अब हम डिस्कस करते हैं पोएम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, ऐसे डिवाइसेस जो कि पोएम में यूज़ किए गए हैं। ओके, पोएम को विविड बनाने के लिए, ओके, पोएम को सजीव बनाने के लिए, पोएम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला लिटरेरी डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा राइम स्कीम। ओके, तो पहला लिटरेरी डिवाइस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का जो राइम स्कीम है वो है ABCB। ओके, इसमें कौन सा राइम स्कीम यूज हुआ है? ABCB। वो कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप एक बार स्टैंजा 2 पर फोकस कीजिए, स्टैंजा 2 पर। ओके, देखिए उसमें क्या है।
where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. इस स्टेंजा में अगर आप गौर करेंगे तो स्नोज के साथ क्लोथ्स राइम कर रहा है और रिएंडर और कब्स राइम नहीं कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो राइम स्कीम है दैट इज ABCB। उसी तरह अगर आप स्टेंजा 3 को देखते हैं तो स्टेंजा 3 में जो लास्ट वर्ड्स आए हैं ओके वो है स्टोरी, ट्रू, लेसन, यू। तो यहाँ पे ट्रू और यू ये जो वर्ड्स है ट्रू और यू ये आपस में राइम करते हैं ओके, इसलिए इसका राइम स्कीम बच जाता है ABCB, क्योंकि A और C आपस में राइम नहीं करते। तो इसलिए इसका राइम स्कीम कैसा है ABCB। ठीक उसी तरह से अगर आप स्टेंजा 5 को देखें तो यहाँ पर भी जो लास्ट वर्ड्स हैं उसमें अर्थ और हर्थ, अर्थ EARTH, अर्थ और हर्थ आपस में राइम करते हैं, लेकिन कॉटेज और केक्स आपस में राइम नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर भी राइम स्कीम कैसा है ABCB ओके, क्योंकि B जो है मतलब सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन के जो लास्ट वर्ड्स है वो आपस में राइम करते हैं, इसलिए आपका राइम स्कीम बन जाता है ABCB ओके। तो पहला लिटरेरी डिवाइस राइम स्कीम मैंने आपको बता दिया है ओके। दूसरा जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ किया गया है दैट इज़ योर एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स ओके। एलिटरेशन क्या होता है? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड ओके। वर्ड के बिगिनिंग में आपको कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता दिखेगा, किसी भी लाइन में आपको जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट होता दिखता है और इसी को हम बोलते हैं एलिटरेशन। तो यहाँ पर देखते हैं इस पोएम में एलिटरेशन का केसेस कहाँ कहाँ पर है ओके। सबसे पहले जो एलिटरेशन का केस देखने को मिलता है वो है स्टेंजा 1 में। स्टेंजा 1 का अगर आप लास्ट लाइन देखें तो आपको पहला 2 वर्ड मिलेगा दैट दे, दैट दे, दोनों ही द शब्द से द का उच्चारण हो रहा है ओके, द अक्षर का उच्चारण हो रहा है दैट दे ओके। तो द का उच्चारण आपको सुनने को मिलता है। इसी स्टाइल को स्टाइल ऑफ राइटिंग को बोलते हैं एलिटरेशन ओके। एलिटरेशन का दूसरा केस आपको स्टेंजा 2 में भी देखने को मिलेगा ओके। स्टेंजा 2 के 4th लाइन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वर्ड आया है फनी फरी, फनी फरी, फॉ ओके, फॉ साउंड का उच्चारण आपको देखने को मिलता है फनी फरी, फनी फरी। तो दोनों में फॉ साउंड का उच्चारण आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक केस है एलिटरेशन का ओके। ये दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ओके। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है किसी भी लाइन में तो उस डिवाइस को, उस स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम कहते हैं एलिटरेशन ओके। इसी तरह से आपको स्टेंजा 3 में भी एक एलिटरेशन का केस देखने को मिलता है ओके। स्टेंजा 3 का जो फर्स्ट लाइन है उसके जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं ओके, फर्स्ट लाइन के स्टेंजा 3 का फर्स्ट लाइन आप पढ़िए। फर्स्ट लाइन क्या है? दे टेल ओके, दे टेल देम, दे टेल देम, दे देम, दे टेल देम ओके। तो पहला शब्द का जो उच्चारण है वो द ओके, द साउंड का उच्चारण सुनने को मिलता है दे, फिर देम, देम में भी आपको द साउंड का उच्चारण सुनने को मिलता है ओके। तो यहाँ पर द साउंड का उच्चारण रिपीट हुआ है दे देम, दे टेल देम ओके, द साउंड का उच्चारण है। तो ये भी एक एलिटरेशन का केस है ओके। इस तरह के आपको पोएम में और भी कई जगहों पर एलिटरेशन का केस देखने को मिल सकता है, आप सर्च करके देख लीजिएगा ओके। उम्मीद है आपको ये पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन समझ में आया होगा ओके। फिर जो तीसरा पोएटिक डिवाइस लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है ओके। अच्छा, इन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ पोएम में किया क्यों जाता है? पोएम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और रीडर्स का जो अटेंशन है कायम रखने के लिए ओके। इन शब्दों का प्रयोग किया गया टू मेक योर पोएम कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुआ है दैट इज़ रेपिटेशन। इसमें रेपिटेशन का भी यूज़ हुआ है।
रेपिटेशन का यूज़ कब करते हैं? जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पर जोर देना चाहते हैं, एम्फेसिस डालना चाहते हैं। ओके, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पर आप फोकस कराना चाहते हैं, रीडर्स का जो माइंड है उस पर फोकस कराना चाहते हैं, तब हम रेपिटेशन डिवाइस का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पोइम में रेपिटेशन के केसेस। ओके, यानी कि रेपिटेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है। पोएम के वेरी बिगनिंग में ही, पहले ही स्टैंजा में का जो स्टार्टिंग लाइन है, स्टैंजा 1 का जो स्टार्टिंग लाइन है आप पढ़िए, वो है अवे अवे, यानी कि यहाँ पर अवे वर्ड को रिपीट किया गया है, ये दिखाने के लिए कि ये जो दूरी है कितनी ज़्यादा है। ओके, ओनली टू हाईलाइट द डिस्टेंस। ओके, कि ये डिस्टेंस कितना बड़ा है। ओके, अवे शब्द का प्रयोग किया गया है और 2 बार किया गया है, अवे अवे। तो ये क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ रेपिटेशन। यहाँ अवे शब्द को रिपीट करके पोएट इस बात पे एम्फेसिस डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नॉर्थलैंड है, ओके, कितनी दूरी पर है। ओके, ये जो इलाका है जहाँ का ये रेफरेंस दिया गया है पोएम में, ये कितनी दूरी पर है। ओके, इसी तरह से आपको रेपिटेशन के और भी सारे केसेस देखने को मिलेंगे। ओके, एक और जगह आपको रेपिटेशन का केस देखने को मिलता है और वो है आपका स्टैंजा 9। स्टैंजा 9 के सेकेंड लाइन में अगर आप देखें तो सेकेंड लाइन क्या कहता है? एंड रोल्ड इट फ्लैट, एंड रोल्ड इट फ्लैट। तो यहाँ आप देखिए रोल्ड शब्द का रेपिटेशन हुआ है, मतलब रोल्ड शब्द को रिपीट किया गया है। तो रोल्ड एंड रोल्ड इसको रिपीट करके पोएट इस बात पर एम्फेसिस देना चाहते हैं कि उस महिला ने जब डाव को रोल किया, ओके, मतलब उसको बेलना शुरू किया, तो कितनी डीपली उसको बेलना शुरू किया। ओके, कि उसने उस केक को पूरी तरह से चपटा कर दिया, एक पतले थिन शीट की तरह चपटा कर दिया, मतलब इतना स्ट्रांगली उसने उसको रोल किया। ओके, तो देखिए यहाँ पर रोल सब रिपीट किया गया है, रोल्ड एंड रोल्ड। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि रेपिटेशन का इस्तेमाल पोएम में क्यों किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ओके हाईलाइट करने के लिए, उस पर एम्फेसिस डालने के लिए एक ही वर्ड को दोहराया जाता है। ओके, द आइडिया ऑफ द पोएट इज टू एम्फेसाइज अ पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, और एम्फेसाइज अ पर्टिकुलर आइडिया। उसके बाद और एक इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलता है, एक और पोएटिक डिवाइस, ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएटिक डिवाइस है, दैट इज सिमिली। सिमिली का यूज़ आपको देखने को मिलता है। सिमिली का यूज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिमिली का यूज़ आपको देखने को मिलता है पोएट के इस पोएम के ओके सेकेंड स्टैंजा में। ओके, पोएम के सेकेंड स्टैंजा में आपको एक सिमिली का केस देखने को मिलता है। अगर आप सेकेंड स्टैंजा के थर्ड लाइन को देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, एंड द चिल्ड्रन लुक्ड लाइक बेयर्स कब्स। एंड द चिल्ड्रन लुक्ड लाइक बेयर्स कब्स। जो बच्चे हैं वो कैसे दिख रहे थे? भालू के जो ओके शावक हैं, भालू के जो बच्चे हैं। तो इंसानों के बच्चे जिन्होंने फरी कपड़े पहन रहे थे, मोटे मोटे फर के बने हुए कपड़े पहन रखे थे, वो भालू के बच्चे की तरह दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है इंसान के बच्चों का भालू के बच्चों के साथ। तो ये जो कंपैरिजन है ओके, जहाँ एक किसी पर्टिकुलर थिंग का कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ कराई जाती है ताकि इस पोएम में एम्फेसिस दे सके कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका लुक कैसा है। इसे बताने के लिए अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करते हैं तो इस तरह के राइटिंग स्टाइल को, इस तरह के डिवाइसेस को हम बोलते हैं सिमिली। ओके, तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है, चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स। ओके, ऐसे ही ओके आपको पोएम के और भी कई स्टैंजर्स में आपको सिमिली के केस देखने को मिलते हैं। एक और सिमिली का केस आपको देखने को मिलेगा स्टैंजा 15 में। ओके, स्टैंजा 15 में आपको
ये केस देखने को मिलेगा। सिमिली का जो केस है वो आपको स्टैंजा 15 में देखने को मिलेगा। स्टैंजा 15 की अगर आप लास्ट लाइन को देखते हैं, 15th स्टैंजा के लास्ट लाइन को आप पढ़िए, उसमें लिखा है ब्लैक एज अ कोल, ब्लैक एज अ कोल। ओके, मतलब उसके सारे कपड़े, उस महिला के सारे कपड़े जलकर पूरी तरह से काले हो गए थे। और कितना काला है, कितना काला हो गया था उसका कपड़ा जलकर, इसे एम्फेसाइज करने के लिए उसने उस जले हुए कपड़े की, काले कपड़े की तुलना काले कोयले से कर दी। ओके, टू मेक इट क्लियर कि कितना काला था, कोयले की तरह काला था। तो वो जो जले हुए काले कपड़े हैं, ओके, वो कितने काले थे इसे बताने के लिए उसने सिमिली का यूज़ किया। सिमिली में क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि उसका अपीयरेंस कैसा था, ओके, या फिर उसकी बनावट कैसी थी। तो ब्लैक एज अ कोल, ओके, मतलब जलकर वो कपड़े पूरी तरह से काले हो गए। कैसे, कितने काले हो गए, एक कोयले की तरह काले हो गए। तो यहाँ पर जो डिवाइस यूज़ किया गया है वो कौन सा है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड सिमिली, वेयर टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, ओके, टू मेक अ कंपैरिजन टू शो हाउ डू दे लुक, ओके। फिर जो नेक्स्ट डिवाइस इस पोएम में यूज़ किया गया है वो डिवाइस है एनाफोरा, एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। ओके, एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा भी एक तरह का लिटरेरी डिवाइस ही है। ओके, एनाफोरा में क्या होता है, जब किसी भी पोएम का जो ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग वर्ड्स है, वो दूसरे तीसरे लाइन में भी रिपीट हो, तो ये केस होता है एनाफोरा का। ओके, कहने का मतलब है अगर किसी लाइन का जो बिगिनिंग वर्ड है, स्टार्टिंग वर्ड है, वही वर्ड अगर दूसरे लाइन का भी स्टार्टिंग वर्ड बन जाता है, वही वर्ड अगर तीसरे लाइन का भी स्टार्टिंग वर्ड बन जाता है, तो इस तरह के जो राइटिंग स्टाइल है उसे हम कहते हैं एनाफोरा। देखते हैं इस पोएम में एनाफोरा का केस कहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, आपको इस पोएम में कुछ एक जगह पर एनाफोरा का केस देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलरली इन द 12th स्टैंजा। ओके, अगर आप पोएम के 12th स्टैंजा को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सेकेंड और थर्ड लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट हुआ है पोएम के 12th स्टैंजा में। ओके, आई रिपीट, पोएम के 12th स्टैंजा में आप देखिए सेकेंड और थर्ड लाइन जो है एक ही वर्ड से स्टार्ट हुआ है। सेकेंड लाइन देखिए 2 वर्ड से स्टार्ट हुआ है, टू ड्वेल, और जो थर्ड लाइन है वो भी 2 वर्ड से ही स्टार्ट हुआ है, टू ड्वेल, और थर्ड लाइन है टू हैव, टू ड्वेल, टू हैव। तो दोनों ही जो लाइन्स है, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, ये दोनों 2 वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि इन दोनों का स्टार्टिंग वर्ड जो है वो कॉमन है। यही केस होता है एनाफोरा का। सो दिस इज़ अ केस ऑफ एनाफोरा। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स का रिपीटेशन हुआ है, तो हमको स्टैंजा 12 में एनाफोरा का केस देखने को मिलता है। आई होप आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि एनाफोरा क्या होता है और पोएम में हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज़ किया गया है वो है आपका एन्जैम्पमेंट। ओके, द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम इज दैट ऑफ एन्जैम्पमेंट। ओके, आइए देखते हैं एन्जैम्पमेंट के केसेस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ओके, पहले स्टैंजा में, स्टैंजा 1 में, ओके, आपको एन्जैम्पमेंट का केस देखने को मिलता है। पहले बता दो एन्जैम्पमेंट होता क्या है। जब कोई लाइन्स, ओके, पोएम में चल रही हो, उसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो और इन 2 लाइन्स के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना आए, पंक्चुएशन मार्क मिसिंग हो, तो ऐसे केस को हम कहते हैं एन्जैम्पमेंट। मतलब पोएम का कोई ओपनिंग लाइन है, ओके, कोई फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के बाद जब सेकेंड लाइन स्टार्ट होता है तो 2 लाइन्स के बीच में अगर कोई कॉमा, फुल स्टॉप, किसी भी तरह का पंक्चुएशन हम यूज़ नहीं करते,
और पहला ही लाइन सेकेंड लाइन में भी थर्ड लाइन में भी कंटिन्यू होता रहता है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं इंजैपमेंट। दिस इज़ अ डिवाइस ऑफ इंजैपमेंट। ओके, आपको एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टेंजा 1 के अगर आप थर्ड और फोर्थ लाइन को देखें, स्टेंजा 1, ओके आई रिपीट, स्टेंजा 1 के अगर आप थर्ड एंड फोर्थ लाइन को देखें तो वहाँ आपको इंजैपमेंट का केस देखने को मिलता है। ओके, आइए पढ़ते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर एंड दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। इन दो लाइन्स में देखिए बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है। ओके, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, इसके बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया है और चौथा लाइन रिपीट शुरू हो जाता है। ओके, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। इस दो लाइन ओके निरंतर जो तीसरा लाइन है वो चौथे लाइन में भी कंटिन्यू होता है, मतलब एक ही बात को चौथे लाइन में जाकर ख़त्म किया जाता है और इन दो लाइन्स में के बीच में किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ अ केस ऑफ एन इंजैपमेंट। ओके, मेरे ख्याल से आपको इंजैपमेंट डिवाइस का आइडिया हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इंजैपमेंट क्या होता है और पोएम में हम इंजैपमेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी पोएम में अगर आप देखें कि लाइन्स कंटिन्यूअस हो, ओके, पहले लाइन दूसरे लाइन तीसरे लाइन में चलती रहे और बीच में किसी भी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क ऐड न किया गया हो या पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग हो और एक ही लाइन एक ही आइडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में कन्वे किया जाए, तो दैट इज़ अ केस ऑफ एन इंजैपमेंट। ओके, सेकेंड केस जो इंजैपमेंट का है वो आपको सेकेंड स्टैंजा में भी देखने को मिलता है। ओके, सेकेंड स्टैंजा में इंजैपमेंट का केस आप कैसे पहचानेंगे? सेकेंड स्टैंजा के अगर आप थर्ड एंड फोर्थ लाइन को पढ़ें, थर्ड एंड फोर्थ लाइन को, ओके, आप देखिएगा थर्ड एंड फोर्थ लाइन के बीच में कोई भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं हुआ है। आइए पढ़ते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स इन दियर फनी फरी क्लोथ्स। ये पूरा लाइन ओके दो लाइन में जाके कंप्लीट हुआ है और बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया है। ओके, थर्ड लाइन के एंड में ना ही हमने कॉमा यूज़ किया है, ना ही फुल स्टॉप यूज़ किया है, ना ही कोलन सेमीकोलन, कुछ भी यूज़ नहीं किया है और ये थर्ड लाइन का जो कंटिन्यूएशन है वो फोर्थ लाइन में जाकर ख़त्म होता है। ओके, तो दिस इज़ अ केस ऑफ इंजैपमेंट। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और पोएम में यूज़ किए गए सारे लिटरेरी डिवाइसेस, सारी पोएटिक डिवाइसेस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं किसी और दिन किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।